प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अविरल राणा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। तो साथियों एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ आप सब कैसे हो। तो एक बार लगना चाहिए भैया शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन है। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाई और मेरी बहन, बताओ ना एक बार। भैया तैयारी तैयारी गजब गजब एक शानदार चल रही है। तो बताओ आपके प्रैक्टिस सेट जितने मैं आपको डिलीवर कर चुका, क्या आपके कंटेंट नोट्स में हैं? तो मेरे साथी आज जैसे कि बैकग्राउंड में देख रहे हो आप, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे के जो पहले है ना भैया, इससे जो पहले 6 प्रैक्टिस सेट में करा चुका। और बच्चा लास्ट क्लास में लाइट चली गई थी, लाइट जाने के कारण ना अभी सब कुछ यहाँ प्रॉपर नहीं है, अभी थोड़ा सा होगा आगे चल के करेंगे। तो लाइट जाने के कारण आपके 10 ही क्वेश्चन हो पाए थे। तो आई होप आपने भी 10 क्वेश्चन अपने नोट्स में कल आपने नोट डाउन करे होंगे। तो आप बताओ तैयारी बढ़िया है? क्या आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो या ऐसे ही भैया बस वीडियो? नहीं भैया, आप वीडियो चलाकर और उतनी दूरी रखकर अपने और कॉपी और कलम अपने हाथ में होनी चाहिए तुम्हारे। जितना मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा ना, स्टैटिक हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी आपका साइंस एक्सेप्ट्रा करंट, वो सब आपके हैंड रिटन नोट्स नोट डाउन होनी चाहिए आपके नोट्स में। जब भी तो लगेगा भैया जब आपका मार्च में एक एग्जाम होगा ना सीसीजीडी का, जब धुआं धुआं गर्दा उड़ाकर आओगे, जब भी तो मजा आएगा ना। फिर बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, चक दे इंडिया। तो बताओ क्या चले? तो साथियों आज प्रैक्टिस सेट 7 है, रिपीट कर रहा, 27/12/2025। क्या तारीख है आज भैया? नया साल आने वाला, और नए साल में एक जॉब हमारे हाथ में होगी, और सीने पर क्या होगी भैया? सीने पर होगी वर्दी। क्या होगी मेरे भाई बहनों के? वर्दी। तो बताओ क्वेश्चन पहला है मेरे भाई, आओ। बौद्ध धर्म में, अब बिल्कुल साइलेंट बैठ जाओ, जहां भी बैठे हो ना, ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, या जहां भी रूम लाइब्रेरी हो बिल्कुल शांति से बैठकर प्रैक्टिस करना। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बताओ भैया त्रिरत्न। अरे भैया त्रिरत्न, अच्छा बताओ बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? हमने आपसे ये पूछ लिया पहले, हम तो जब पूछेंगे वहां पे तो यार रेड पेन देना, ब्लैक ले ले। संस्थापक बताओ, इसके संस्थापक है, संस्थापक लिखो भैया गौतम बुद्ध। कौन बच्चों? गौतम बुद्ध। भैया गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यह जन्म हुआ इनका लुम्बिनी में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पड़ेगा भैया? लुम्बिनी पड़ेगा आज के नेपाल में, आज के नेपाल में। अब मृत्यु कहाँ हुई थी बाबू इनकी? भैया जन्म तो इनका 563 में हो लिया था। कब हो लिया था गुड्डा? 563 में। तो इनका जन्म लिख लो, कब हो लिया? 563 ईसा पूर्व। और इनकी गौतम बुद्ध की मृत्यु लिखो, मृत्यु महापरिनिर्वाण बोलता है जिसे, कब हुई? 483 बीसी। क्या बोलोगे? या 483 बीसी में हुई मृत्यु। तो गुड्डा समझ आ रहा बच्चों? बीसी में। कहां पे? या जल्दी बताओ भैया। कुशीनगर। कहां पे? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश। क्या फेमस है कुशीनगर में? केले। तो बताओ त्रिरत्न किसे बोला जा? तो आप बताओगे भैया जी, बुद्ध, धम्म और संघ को। किसे? बुद्ध, धम्म और संघ। इतनी बात समझ आई? तो जो त्रिरत्न है, बौद्ध, धम्म, संघ को, इसके अलावा त्रिपिटक भी तो है। तो लिखो त्रिपिटक, स्टार मारो, लिखो त्रिपिटक, त्रिपिटक। अब जो त्रिपिटक है वो हमारे कौन कौन से? पहला लिखो बच्चों सुत पिटक। क्या लिखोगे भैया? त्रिपिटक है हमारे सुत पिटक। दूसरा लिखो अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। इतनी बात समझ आई? और तीसरा विनय पिटक, विनय पिटक। भैया इस जो आपने लिखवाए, जो हमारे त्रिपिटक है, वो एक फीलिंग सी आ रही गुड्डा भैया, 3 है। लेकिन त्रिपिटक में से भी पहला सुत पिटक, फिर अभिधम पिटक और विनय पिटक। भैया त्रिपिटक होते क्या है?
बच्चों जो हमारे गौतम बुद्ध थे, इनकी जो शिक्षा थी बौद्ध धर्म में, वो सब इसके अंतर थी। किससे? त्रिपिटक के। और जो शिक्षा थी, मैं आप लोगों को बताऊं, शिक्षा के अलावा जो चीज दी गई थी यहाँ पे, आप जैसे जाओगे ना वहां पे, तो जो वहां की गौतम बुद्ध की माता श्री थी, तो उन माता श्री कौन थी? भैया जी माता श्री थी ना इनकी यशोधरा। तो ये यशोधरा थी, उनकी बहन कौन थी? भैया प्रजापति गौतमी। तो जो गौतमी थी वो पहली भिक्षु महिला बनी थी, यानी कि जो उसमें अंतर हुई थी। तो जो भिक्षु थे ना, वे भी इसके अंदर थे, भिक्षुणी संघ। तो जो भिक्षुणी संघ बना था, उसमें महिलाएं एंटर हुए थी। तो वो महिलाओं का एक संघ था जिसका नाम था बाबू भिक्षुणी संघ। तो जो भिक्षुणी संघ बना वो भी तो त्रिपिटक के अंदर था। हाँ जी। तो जितने पिटक है ना ये, यानी कि शिक्षा थी, भिक्षुणी संघ था। तो आपसे पूछ लेगा जो भिक्षुणी संघ था, इसमें एंटर होने वाली, इसमें जाने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो आप बताओगे गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जिनका नाम है, उनकी मौसी कौन? प्रजापति गौतमी। तो इसमें भिक्षुणी संघ में पहली महिला कौन बनी? लिखो पहली महिला। तो फर्स्ट वुमेन कौन बनी पहली महिला? भैया पहली महिला बनी प्रजापति गौतमी। अब मैं बता चुका ना आपको। अरे लिख रहे हो ना भाई। प्रजापति गौतमी कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी थी। इनका बताओ भैया जी उपनाम क्या है? लिखो इनका उपनाम। जब आप लिखोगे ना भैया सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। इनका भैया जी गौतम बुद्ध का उपनाम क्या है? सिद्धार्थ। तो जो गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म मैंने लिखवाया ना बच्चा आपको, भैया नेपाल में तो हुआ था। इसके अलावा आप मुझे कुछ फैक्ट बताओ, जो फैक्ट है इसके निकल गए। इनके पिता का नाम बताओ, इनके पुत्र का नाम बताओ। किसके? भैया जी गौतम बुद्ध के। तो पिता थे इनके शुद्धोधन, भैया शुद्धोधन। और जो शुद्धोधन थे बच्चा, ये शाक्य गण के मुखिया थे। कहां के थे मेरे भाई? शाक्य गण के मुखिया थे। दोस्तों किस गण के थे भैया जी? भैया शाक्य गण के मुखिया। अब शाक्य गण के मुखिया कौन थे? भैया जी शुद्धोधन। लेकिन अब शाक्य गण कहाँ था? भैया लुम्बिनी में था, और लुम्बिनी नेपाल में था। लेकिन इनके पुत्र का नाम क्या था? भैया राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। इसके? गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इतनी बात समझ आई। और मैं आप लोगों को ओरली बताऊं, एक मिनट सुनो। जो गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, उपनाम क्या था? सुनो बच्चा, सिद्धार्थ। तो जो सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध है, इनकी शादी 16 वर्ष की आयु में हो गई थी। और बच्चा जब 16 वर्ष की आयु में होगी, तो एक बिल्कुल नई कंडीशन में आप कह सको भैया न्यू यंग एज में हुई। अब जो 16 वर्ष की आयु में हुई, तो उसके पश्चात इनके कोई संतान नहीं हुई, और 12 साल तक निसंतान रहे। लेकिन शादी के 12 वर्ष पश्चात, जब शादी होगी 16 साल की अवस्था में, 16 साल की अवस्था के 12 वर्ष पश्चात 28 वर्ष की उम्र में इनके एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। और जब राहुल पैदा हुआ 28 वर्ष की एज में, तो 29 वर्ष बाद 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, महाभिनि निष्क्रमण कर दिया था। क्या बोलेंगे? महाभिनि निष्क्रमण कर दिया था। अब गृह त्याग करने के बाद भैया जी ये लग गए थे अपनी सन्यासी जीवन में। और जो सॉरी भाई, और जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने सन्यासी जीवन जिया अपना, वो 6 साल जिया। कितने? 6 साल। और 6 साल गौतम बुद्ध ने तपस्या करी, और तपस्या करने के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की आयु में। लेकिन गृह त्याग भैया 29 वर्ष की आयु में, और लेकिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई। और दोस्त जैसे कि बताया जा, एक अपने जीवन में गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में एक पीला पत्ता तक नहीं देखा था। बोलोगे भैया जी क्या पीला पत्ता से देखा नहीं कि पीला हरे से पीला भी कन्वर्ट हुआ? वो नहीं भाई नहीं। अपने जीवन में ऐशोराम वाली जिंदगी थी। इनके पिता राजा थे, राजमहल में रहते थे, उससे बाहर निकलने नहीं देते थे इन्हें। बोले जी इन्हें कुछ चीज की दुख नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का, एक छोटी से छोटी चीज। तो इन्होंने शाही चीज देखी। लेकिन एक बात कही जा कि एक बार ऐसा हुआ, ये अपने जो इनके वहां पे क्षेत्र था, जो इनकी जनता आवाम थी, वहां पे पहुंचे, और वहां पे इन्हें कहीं जाना था। तो पूरे क्षेत्र, वहां पे जितने गांव गली मोहल्ले थे, मनद्दी करवा दी गई, जैसा आपने गांव में देखा हो,
और मनन करने के पश्चात वहां पे बोला गया कोई बुजुर्ग अपनी सड़क ऑन रोड नहीं आने का, कोई गरीब दिखाई नहीं देने का, कोई मजदूर या कोई बीमार व्यक्ति दिखाई देने का। तो जब गौतम बुद्ध चल रहे थे, मैं आप लोगों को बताऊं, इनके मित्र सहपाठी मित्र इनके साथ में थे, और जब सहपाठी मित्र चल रहे थे तो ये रथ पर सवार थे। तो जैसे कि इतिहास के पन्नों में कुछ उल्लेख है, तो उसमें जो पहला व्यक्ति मिला वो कान से जो था थोड़ा सुनाई कम पड़ रहा था, अब उसने वो मनदी सुनी नहीं थी, और वो इनके रथ पे आके ऐसे हाथ लगाने लगा। अब जब रथ पे हाथ लगाया तो रथ पे हाथ लगाने के पश्चात बोला जी, जो उनके मित्र रथ पे सवार थे गौतम बुद्ध के साथ में, इसे हटाओ, बोलो सुनाई तो आती नहीं। अब जब गौतम बुद्ध ने अपने मित्र से पूछा जी यो क्या है, तो कोई यो भी तो एक जीवन है जी, आप इस बुजुर्ग हो जाओगे ना वृद्ध अवस्था में, तो इस जीवन में आना पड़ेगा आपको, इसमें वृद्ध अवस्था में। तो पहली कंडीशन क्या निकल गई बाबू, इन्होंने क्या देखा अपने जीवन में जब सन्यासी जीवन से पहले, वृद्ध अवस्था, ठीक है जी, बुजुर्ग। अब उसके बाद में थोड़ी दूर चला ही था रथ, अब जैसे थोड़ी दूर पहुंचे तो एक बीमार व्यक्ति लेटा था। तो दूसरी कंडीशन क्या देखी चलने के पश्चात, बीमार व्यक्ति, ठीक है बाबू। तीसरी कंडीशन बताओ भैया, चौथी बताओ भैया, और तीसरी कंडीशन देखी इन्होंने, एक तो क्या वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, और तीसरी कंडीशन क्या देखी भैया जी, कुछ दूरी पर चलने के पश्चात मृत व्यक्ति, जो बीमार था, ऐसा सोच सको आप, उसकी क्या होगी मृत्यु। अब बोला अपने साथी से, क्या भाई मृत्यु सबकी होगी, तो कहा हाँ जी, क्या इस अवस्था में मैं भी आऊंगा, गौतम बुद्ध ने अपने मित्र से पूछा, हाँ जी आप भी आओगे। अब उन्हें नहीं पता था, उन्हें महल में रह रहे थे, शाही जीवन जी रहे थे। बोला बीमार बीमार भी हो सके, हाँ जी जीवन तो है, ऊंच नीच कुछ भी चलती रहे, क्या भैया जी मृत्यु, हाँ जी। जब ये थोड़ी सी दूर पहुंचे बच्चों, इन्होंने देखा एक व्यक्ति पेड़ के नीचे और शांति पूर्वक सन्यासी जीवन जी रहा। बोला जी सन्यासी जीवन जीवेंगे, क्या जीवेंगे, सन्यासी जीवन। और इन्होंने इन तीनों चीज से मुख फेर लिया और भैया सन्यासी जीवन में लग गए। और जो हम बच्चे थ्योरी पढ़ चुके होंगे उन्हें पता होगा, मैंने बता रखी सन्यासी जीवन जो जिया था, ऑफलाइन वाले या ऑनलाइन जो भी है, सन्यासी जीवन जिया इन्होंने। लेकिन जो एक पंडित थे, वहां के पंडित ने बताई थी कि ये सन्यासी बनेंगे या तो या बनेंगे एक भारत के विश्व राजा, जगत के राजा। तो क्या ये राजा बने, ये राजा तो लड़के थे लेकिन सन्यासी जीवन चूज कर लिया उन्होंने, और अपने जीवन की फिर मैंने बता रखा, तपस्या करी 6 वर्ष की, 35 में ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। तो बात समझ आई, तो बुद्धम क्या भैया सन, बच्चा लिखने तो बहुत है लेकिन कुछ मैं तुम्हें चाहूँ, मैं आप लोगों को चाहूँ कुछ हटके बनो आप, और छात्र कुछ हटके जिसकी ज्ञान एक विकसित हो, और ज्ञान की एक सीमा, क्या कह रहे हैं ना, ज्ञान जितना मिल जाए उतना कम है। तो आपकी कुछ, आप आने वाले समय में एक शिक्षक के रूप में खड़े हो, हम चाहते हैं इस भारत को, एक भारत भारत एक निडरता हासिल तो कर रहा, लेकिन जो हमारे आने वाली पीढ़ी है ना, जनरेशन है, ये सोशल इंस्ट्रक्शन पर ज्यादा जा रही है। हम चाहते हैं तुम्हारा एक माइंड विकसित हो, उच्च लेवल का हो। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ, ये जी हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग अफेयर विद द मोस्ट सब्टल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नाउ ह्यूमन काइंड, द्वारा लिखी गई, ये किताब का नाम है बच्चा। किसके द्वारा लिखी गई किताब, बताओ जल्दी, किताब कौन सी, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसके द्वारा लिखी गई भैया जी, किसके द्वारा, आप बताओगे, किसके द्वारा बताओगे गुड्डा, भैया रामचंद्र गुहा के द्वारा। किसके, रामचंद्र गुहा के द्वारा। इतनी बात समझ आई। तो इनकी और किताब भी भैया लिखो, एक बड़ी चर्चित है, इंडिया आफ्टर गांधी, और लिखो गांधी बिफोर इंडिया, इसकी बुक है भैया ये रामचंद्र गुहा की बुक है बच्चों। इसके अलावा बताओ भैया जी, कुछ और बुक बता दो, एक तो लिखो। गोल किसकी आत्मकथा बताइए, मेजर ध्यानचंद की, याद है आपके, इसके अलावा आप लिखो।
लिखो क्रैकिंग द कोड। क्रैकिंग द कोड, THE है वो। क्रैकिंग द कोड किसकी? भैया आयुष्मान खुराना की। आयुष्मान खुराना की। इसके अलावा आप मुझे बताओ और बुक। लिखो माई ट्रूथ, मेरे सत्य वचन। इसकी इंदिरा गांधी की। अरे जिसे पता एक बार मन मन में बोल रख रो। जो मेरे क्लास में ऑफलाइन पढ़े हुए बच्चे ना, जो ऑनलाइन भी एक दो वीडियो पहले देख रखी, एक बार मन मन में बोल रख रो भैया पता है। अगर पता है ना बच्चा, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। अपने मन मन में बोल रख रो कि भैया जैसे मैं लिखवा रहा इंदिरा गांधी, अगर पता है ना आपको माई ट्रूथ का, तो मन मन में बोल दो भैया इंदिरा गांधी। अगर गलत होती है एकदम नोट डाउन करो फिर से। क्वेश्चन नंबर 3। फूलदेई त्योहार मुख्य रूप से भारत के, क्या भैया फूलदेई त्योहार मुख्य रूप से भारत के लोगों द्वारा मनाया जाता है। डैश लोगों द्वारा, किसके द्वारा भैया? अरे फूल। अब फूल से समझ आया। फूल वैली, फ्लावर वैली कहाँ है? बताओ जल्दी, मैं आपसे लिख रहा इतने, आप उसे आंसर बताओ मुझे जल्दी बताओ। बताओ फ्लावर वैली कहाँ है भारत में? भैया फ्लावर वैली जहां ताल है सारे, नैनीताल, सुरताल, कहाँ पे? भैया आप जाओगे उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। तो भाई हमारे, तो फ्लावर वैली भी कहाँ हुई हमारी? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। इसके बाद अब बताओ हरेला कहाँ का डांस है? क्या बताया मैंने? हरेला। जब हरेला हमारा कहाँ का डांस है तो बताओ भैया जी उत्तराखंड का। तो जब गुड्डा हरेला उत्तराखंड का हुआ, तो हरेला की सेम ऐसा ही आपको याद रखना है, इसके अपोजिट में हरेली। अब हरेला की जगह क्या हुआ बच्चा? हरेली। तो हरेली कहाँ का भैया? छत्तीसगढ़ का। अरे समझ आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? छत्तीसगढ़ का। इतनी बात समझ आई। अब गुजरात के भैया रण उत्सव, कौन सा? रण उत्सव। सिक्किम, भैया सिक्किम में है लोसर। कौन सा? लोसर त्योहार। कौन सा है? लोसर। इतनी बात समझ आई। और कौन सा भैया जी? साम चकेवा। यहाँ कही है क्या भैया? भैया सिक्किम का है मारूनी। कौन सा? मारूनी। मारूनी। और गुजरात में और क्या फेमस है भैया? पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद। क्या है बच्चों? अहमदाबाद। भैया कर्नाटक के बता दो। सुवा सुग्गी। सुवा सुग्गी कहाँ के? कर्नाटक के। क्या याद रखोगे? सुवा सुग्गी। तो बताओ हरेला, हरेला क्या है? उत्तराखंड। और हरेली कहाँ का गुड्डा? भैया छत्तीसगढ़ का हरेली तो। और फ्लावर वैली भी कहाँ है? भैया उत्तराखंड में। इसके अलावा आप मुझे बताओ। लिखो 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 उत्तराखंड। यूके की भाषा क्या है? कौन सी भाषा यूके में भाषा बोली जाए ज्यादातर? लिखो गढ़वाली। अब गढ़ में तो रहती थी वो। कौन भैया? एक लड़की गढ़वाली। और वो कैसे बोल लेती? अब उसने बोला एक लड़के ने गढ़ में रहती थी, उसने बोला मिलने ना आ रहे हो, उसने बोला अपनी माँ से बता दिया जाके, अपनी मम्मी से बोला मम्मी ऐसे ऐसे बोल रहा मिलने ना आ रहे हो। वो लड़का बोला कुमाऊनी। अब उसने क्या बोला उसकी माँ ने? कु कुमाऊनी। क्यों बोल रहा वो? बोली कु कु बोल रहा। उनने बोला माँ, माँ मुझे ना पता, माँ मुझे ना पता। क्या ना? माँ मुझे ना पता। कु बोल रहा, माँ मुझे ना पता। तो भैया जी उत्तराखंड की भाषा क्या है? अब गढ़ में रहती, किसी ने बोला जी आपको मिलना है आज हमसे, तो उसने अपनी मम्मी से बता दिया जाके। समझ आया? तो भैया जी क्या बता दी? कु माँ मुझे नहीं मिलना। इतनी बात क्लियर है। और बताओ तुम उत्तराखंड में क्या फेमस है? लिखो पेट्रोलियम। बहुत चर्चित है भैया, यूपी पुलिस ने बना। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम संघ कहां पे फेमस है? इसके अलावा आप मुझे बताओ भैया जी उत्तराखंड में और क्या फेमस है? भैया उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ही तो अलग हुआ भैया 9 जनवरी सन 2000 को। अपने उत्तर प्रदेश का ही तो पार्ट था उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ उत्तराखंड? लिखो यूपी से अलग। यूपी से अलग लिखवा रखा मैंने, जल्दी बताओ मन मन में अपने। 9 जनवरी 2000 को। कितने पहाड़ी जिले काटकर? भैया 13।
13 जिले काटकर, क्या बोलेंगे 13 पहाड़ी जिले काटकर। पहाड़ों, ज्यादातर पहाड़ यहीं तो है बच्चे उत्तराखंड में, है ना। उत्तराखंड में जाओगे ना आप भैया, हरिद्वार भी तो पड़ता है उत्तराखंड में जी, हरिद्वार उत्तराखंड में तो है, नैनीताल सुरताल सब वहां पे ही है। तो आओ फिर क्वेश्चन नंबर 4 थे साथियों, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल, क्या बोलोगे, शामिल करने वाला पहला देश बना था। किन मौलिक कर्तव्यों को, भारत नहीं भैया जी, पोलैंड नहीं, अल्बानिया नहीं जी नहीं, सोवियत संघ, क्या बोलेंगे, सोवियत संघ, यूएसएसआर, इसे क्या बोल देंगे, रूस, क्या बोल देंगे, रूस। भैया इसका ही नाम है क्या, हाँ जी रूस। और बताओ यहां से हमने क्या लिया भैया, यहां से तो हमने, जल्दी बताओ गुट्टा, क्या लिया भैया, यहां से हमने ली पंचवर्षीय योजना, क्या ली, पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना कहां से ली भाई, ये पंचवर्षीय योजना ली हमने रूस यूएसएसआर से। तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, मैं आप लोगों को बताऊं, ये किसमें है, भाग 4 में। किसमें गुड्डा, आप बताओगे भैया जी, भाग 4 में। तो जो भाग 4 है, आप मुझे बताओ भाग 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो आर्टिकल भी तो होगा भैया जी, लिखो आर्टिकल। आर्टिकल कौन सा फिर भैया, 51 कौन सा, 51 किसके द्वारा भैया जी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इतनी बात समझ आई, क्या जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में सरदार सोहन सिंह समिति के द्वारा 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो बताओ किससे लिए हमने, सोवियत संघ से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए, क्या बोला भैया, महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। कब रखा था भैया जी, 2014 में। कब रखा गुड्डा, 2014 में रखा। अब जब 2014 में रखा गया, जो हमारा योग दिवस है 2014 में रखा गया था, लेकिन पहली बार कब मनाया गया, लिखो 2015, पहली बार 2015 में मनाया गया। क्या बोलोगे भैया जी, पहली बार 2015 में मनाया गया क्या, योग दिवस। इसके अलावा आप बताओ कब मनाया जा, देखो कब, 21 जून को। भैया 21 जून को, ये क्यों, ऐसा क्यों है, और दिन क्यों नहीं मनाया जाता, क्योंकि गुड्डा 21 जून को इसलिए मनाया जा क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो, क्या हुआ भैया, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन, क्या बोल लोगे भैया जी, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। कब, 21 जून को। कब, 21 जून को। इतनी बात समझ आई आप लोगों के, अरे समझ आई, बताओ तो गुड्डा। तो जो योग दिवस है कब हुआ भैया जी, लेकिन जो हमारा नरेंद्र मोदी के द्वारा भैया 2014 में, लेकिन पहली बार भैया जी हमारा मनाया गया 2015 में। कब मनाया गया बच्चों, 21 जून को। 21 जून को। तो योगा करनी चाहिए क्या भैया सुबह सुबह, हाँ जी, अपनी मेडिटेशन के लिए 15 से 20 मिनट अपनी डेली निकालना करो। इतनी बात क्लियर हुई। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, हुमायूं और शेरशाह के बीच, क्या बोलोगे, हुमायूं और शेरशाह के बीच, कई बच्चे पूछ रहे थे मुझसे भैया नोट्स कैसे बनाए। बच्चा आपने पहली क्लास में देखी क्या हमारी, ये पहली क्लास में यही तो समझाया मैंने, 10 से 15 मिनट नोट्स कैसे बनाने। फिर भी अगर नहीं आप मौजूद थे वहां जाकर देख लियो, या मैं फिर बता रहा आपको नोट्स कैसे बनाने आपको, जैसे नोट्स कैसे बनाने, ठीक है ना। तो नोट्स ऐसे बनाने, मान लो ये है आपका, अब आपके पास है, आपने मान लो हमारे पास ये है कुछ इस प्रकार है,
दिख रहा है? इसमें दिखने का नहीं वैसे कैमरे में। आपने मैंने बोला जी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, तो आपने लिख लिया शॉर्ट नोट्स, थ्योरी तो नहीं चल रही ना, प्रैक्टिस सेट है। आपने लिखा हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध लिख लिया। उसके बाद में ऐसा करा और फिर कब हुआ, तो जब भी सन लिखूंगा तो 1539 में लड़ा गया तो लिख लिया। बिल्कुल आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए प्रॉपर, यहाँ प्रैक्टिस सेट होने चाहिए, 6th है या 7th है। इतनी बात क्लियर हुई? तो जो है ऐसे बनाने आपको शॉर्ट नोट्स, जितने शॉर्ट नोट्स आप अपने माइंड में ना, बच्चे सजाने वजाने का कार्य तो बाद में कर लियो, अपने नोट्स बना लो, अपने पेन रखो, दो एक जो भी रखने, सजा तो बाद में लियो, सजाने वजाने चक्कर में मत पड़ियो, अपने नोट्स बनाते रहियो, बस इतना ही वो। हुमायूं और शेरशाह के सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? भैया जी 1539 में। 1539 में क्या बोलेंगे? चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध क्या बोलेंगे गुड्डा? भैया जी चौसा का युद्ध किस किस के बीच? भैया चौसा का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और, जल्दी बताओ, हुमायूं और शेरशाह के बीच। जो शेरशाह है, जो हुमायूं है, इसका कार्यकाल लिख 1530 से 1540 तक। अब शेरशाह सूरी है, हाँ जी शेरशाह सूरी तो है। अब शेरशाह सूरी को मैं आपको बताऊं, इन्हीं शेरशाह सूरी को शेरशाह नाम किसने दिया था? तो एक इतिहासकार हुए, बड़े चर्चित नाम है गुड्डा, इतिहासकार का नाम है इतिहासकार लैनपोल। कौन हुए इतिहासकार? लैनपोल। तो जो ये इतिहासकार लैनपोल हुए, ये लैनपोल ने क्या नाम रखा इनका? भैया जी शेरशाह, इनका नाम बताया उन्होंने हमीद। क्या बोला? हमीद, हमीद खान। कितनी बात समझ आई? तो जो शेरशाह है, इनका शेरशाह नाम किसने पढ़ाया था? मैंने आपको बताया था, शेरशाह नाम दिया गया था, इन्होंने एक शेर एक बाघ को मार गिराया था, और बाघ को मारने के पश्चात इन्हें बिहार के राजा ने शेर शाह की उपाधि दे दी थी। बात समझ आई? तो आप मुझे बताओ, इसके बाद में 1540 में क्या हुआ, लिखो। कौन सा युद्ध हुआ भैया जी? कन्नौज। अब कन्नौज में कौन सा हुआ भैया? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का, कन्नौज में बेलग्राम का युद्ध। किस किस के बीच हुआ था बच्चा? बेलग्राम का युद्ध। भैया ये भी तो हुमायूं और शेरशाह के बीच बेलग्राम का युद्ध। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच। किसकी विजय हुई थी इसमें? लिखो। हुमायूं और क्या बोलोगे भैया जी? शेरशाह। विजय कौन हुए? भैया ये हार गए थे, ये विजय हो गए थे। तो जो इनका कार्यकाल रहा है शेरशाह का, लिख लो 1540 किससे भैया? 1540 से 1545 तक। और इन्हीं शेरशाह ने क्या कर दिया था भैया? सूरी वंश की स्थापना। लिखो, शेरशाह ने, शेरशाह ने क्या करा भैया जी? शेरशाह ने क्या कर दिया था? सूरी वंश की स्थापना। इसकी सूरी वंश की स्थापना तो किसे हरा कर करी थी भैया? हुमायूं को, सूरी वंश की स्थापना। लेकिन आप मुझे बताओ, जो शेरशाह थे, अब कह के रहना भैया हुमायूं जो थे, हुमायूं ने यहाँ पर चौसा का युद्ध लड़ा, इसके बाद में 1540 में कन्नौज बेलग्राम का युद्ध लड़ा, तो इसमें भी हुमायूं की होगी थी भैया, इसमें भी हुमायूं हार गए थे। यहाँ जीतता कौन था? विनर कौन रहा था? इसमें भी विन कौन रहा था? शेरशाह। तो जो शेरशाह था ये विन था, हाँ जी। तो शेरशाह विन के कारण मैं आपको बताऊं, इस शेरशाह ने सूर्यवंश को बना दिया था, और यहाँ से हुमायूं बाहर चले गए थे, भारत छोड़ गए। लेकिन बारंबार हुमायूं बारंबार भारत पर अटैक करते रहे, शेरशाह पर, और उसके बाद हुमायूं ने हार नहीं मान ली, और शेरशाह सूरी की जो है मृत्यु हो जा। और शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात जो शेरशाह सूरी रहे, उसका एक सेनापति रहे सिकंदर शाहनी। क्या बोलोगे मेरे साथ में भैया जी? सेनापति कौन था इसका? शेरशाह का। भैया शेरशाह का सेनापति था सिकंदर शाहनी। अब जो सिकंदर शाहनी था, इस सिकंदर शाहनी को मैं आप लोगों को बताऊं, सिकंदर शाहनी को कौन मृत्यु के घाट पहुंचा दे?
भैया जी कौन, एक बार जबरदस्त आंसर आचा हुमायूं। तो शेरशाह सिकंदर सानी को, तो साथियों आओ क्वेश्चन नंबर है हमारा, जिसे मैं आप लोगों को बताऊं। क्वेश्चन नंबर क्या था भैया, ये तो कंप्लीट हो चुका था। इसका आंसर क्या था भैया, इसका आंसर था 1539। और जो शेरशाह सूरी था उसका नाम क्या था, फरीद खान। क्या नाम था, फरीद खान। करेक्शन कर लियो, अगर आपको पहले क्वेश्चन कुछ हो तो फरीद खान कर दियो। इसके अलावा मैं आपको बताऊं बच्चा, लाइट जा चुकी थी यहाँ की, और लाइट गायब होने के बाद वीडियो होगी थी ऑफ। उसके बाद में दोबारा से भैया खड़ा हुआ, दोबारा से दम लगाओगे। और तो क्वेश्चन नंबर फिर 7th है हमारा, वेदों के अव्यय किसे कहा जाता है। अब भैया वेदों के अव्यय क्या हुए, अव्यय मीन्स हुए हिस्सा। क्या भैया पुराण है क्या, नहीं भैया जी। उपनिषद, अरे नहीं भैया नहीं। तो क्या अरण्यक, नहीं जी। क्या हो जाऊंगे, वेदांत। क्या बाबू, वेदांत। अच्छा कितने वेदांग है हमारे, लिखो 6। कितने, 6। पहला लिखो कल्प। अरे मजा आ रहा नहीं आ रहा भैया, लाइट गायब हो गई थी इसलिए आपकी क्लास कल भी बीच से आउट हो गई थी, और आज दोबारा लाइट आ गई। मगर आज तो भैया पूरी करके जानी है, अपने भाई बहन से वादा जो कर रखा 20 क्वेश्चन का। तो बताओ भैया, अपनी गलती तो कुछ नहीं आ रही इसमें। कल्प, फिर कौन सा भैया जी, ज्योतिष। क्या है, ज्योतिष। इसके अलावा क्या है, थर्ड, निरुक्त। फोर्थ भैया छंद, और फिफ्थ क्या है बच्चा, व्याकरण। क्या है, व्याकरण। और सिक्स क्या लिखोगे भैया जी, क्या ले रहे हम, शिक्षा ही तो ले रहे, शिक्षा ही तो है जगत में सर्वश्रेष्ठ सबसे उच्चतर। तो बताओ कितने वेदांग है हमारे गुड्डा, 6। इतनी बात समझ, तो आओ फिर लिखो वेद। लिखो वेद। अब वेद कितने बताए थे मैंने आपको भैया, 4। पहला ऋग्वेद। क्या बोलोगे, ऋग्वेद। सेकंड, क्या बोलोगे सेकंड भैया जी, सामवेद। क्या बोलोगे गुड्डा, सामवेद। थर्ड कौन सा बताया मैंने आपको, यजुर्वेद। और फोर्थ क्या बता रखा भैया जी, अथर्ववेद। अथर्ववेद। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं, जो हमारे वेद है, अगर कोई पूछे सबसे प्राचीन वेद कौन सा, तो सबसे प्राचीन वेद है, क्या बोलोगे, प्राचीन वेद है कौन सा भैया, ऋग्वेद। पूछेगा सबसे न्यू वेद कौन सा, तो सबसे न्यू वेद कौन सा हमारा, न्यू वेद है हमारा नया, अथर्ववेद। भैया इसमें क्या है, इसमें गुड्डा बात हुई संगीत की, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की, संगीत की बात। और यजुर्वेद में आज की डेट में भैया यज्ञ हो रहे, हाँ जी, वर्तमान में जो यज्ञ हो रहे ना, वो यज्ञ की बात किसमें, यजुर्वेद के अलावा। अथर्ववेद में क्या है भैया, इसमें है जादू। भैया जादू कर दोगे, जादू टोना और टोटका। अब भैया टोटका, और ये क्या है, वशीकरण। किसी को अपने कब्जे में, क्या बोलोगे, कैसे करे, कर मत लियो भैया वशीकरण। वशीकरण आज की डेट में कब्जे वब्जे की बात सही ना लिखने तक ही सीमित रखियो। जादू टोना टोटका और वशीकरण, इतनी बात समझ आई। इसके अलावा आप मुझे बताओ, जो यज्ञ की बात किसमें है भैया जी, इसमें। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हमारा भैया जी, ऋग्वेद। तो पुराण कितने हमारे भैया, 18। अब सबसे प्राचीन पुराण लिखो, सबसे बड़ा पुराण क्या लिखोगे, सबसे बड़ा पुराण कौन सा हमारा, बिगेस्ट पुराण। तो बड़ा पुराण है भैया जी, या प्राचीन बोल सको आप, मत्स्य पुराण। क्या बोलोगे, मत्स्य पुराण। कौन सा, मत्स्य पुराण। इसके अलावा उपनिषद कितने हैं हमारे भैया जी, 108 उपनिषद है हमारे। और उपनिषद का अर्थ क्या हो बाबू, उपनिषद का अर्थ है अपने गुरु के समीप, अपने गुरु के समीप बैठकर अध्ययन या शिक्षा का ज्ञान लेना। तो कितने उपनिषद, 108। लेकिन मुख्यतः पूछ ले आपसे कि मुख्यतः, मुख्यतः हमारे 13 उपनिषद। कितने, 13 उपनिषद। इतनी बात क्लियर हुई आपके। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उपनिषद कितने भैया, मुख्यतः 13, लेकिन वैसे कितने टोटल, 108। ओरली बताओ आपको सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा, बृहदारण्यक उपनिषद है। कौन सा सबसे बड़ा उपनिषद, बृहदारण्यक। लिख दो अपने नोट्स में, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। इतनी बात क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग
क्या बोलोगे मेरे साथ, बोलो। किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण सीजन जीता? क्या लोगे? संस्करण सीजन जीता था किसने भैया? संस्करण जीता जो। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं किसने भैया जी? राजस्थान ने। किसने? राजस्थान रॉयल्स ने। लेकिन आईपीएल की स्टार्टिंग कब हुई, लिखो। आईपीएल स्टार्टिंग, आईपीएल की शुरुआत, आईपीएल की शुरुआत कब हुई? तो आप लिखोगे भैया आईपीएल की शुरुआत हुई हमारी कब? अरे जल्दी बताओ ना फिर भैया जी। 2008 में। कब हुई? 2008 में। तो जो आईपीएल है इसकी फुल फॉर्म क्या है भैया? क्या है आईपीएल की फुल फॉर्म भैया? इंडियन प्रीमियर लीग। क्या बोलोगे मेरे साथ में? इंडियन प्रीमियर लीग। इतनी बात क्लियर आपके? तो आप बताओ, लिखो इंडियन प्रीमियर। क्या बोलोगे भैया जी? इंडियन, इसके बाद में प्रीमियर, और इसके बाद में क्या लिख दो गुड्डा भैया? आप लिख दोगे लीग। क्या लिख दोगे भैया जी? क्या लिख दोगे? लीग। तो आईपीएल की शुरुआत कब है गुड्डा? 2008 में। किसने जीता था भैया जी? राजस्थान रॉयल्स ने। क्या? जो किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण, यानी कि निम्नलिखित में इनमें से किसने? राजस्थान रॉयल्स ने। इतनी बात क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9। कालिंजर का किला जो मध्यकाल, क्या बोलेंगे? कालिंजर का किला जो मध्यकाल के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, लेकिन कहाँ स्थित था कालिंजर का किला? कालिंजर का किला अपने प्यारे संयुक्त प्रांत, जिसका नाम आज उत्तर प्रदेश पड़ेगा भैया जी, अपने अपने यूपी, अपने उत्तर प्रदेश में है। कौन सा? कालिंजर का किला। तो आप मुझे बताओ फिर भैया जी, बताओ आप मुझे, कांगड़ा कहाँ है? कांगड़ा कहाँ है? लिखोगे हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश। फिर लिखोगे सिंधु प्रांत कहाँ है? सिंधु प्रांत कहाँ है भैया जी? लिखोगे महाराष्ट्र। कहाँ लिखोगे? महाराष्ट्र। तो राजस्थान में क्या है भैया जी? लिखो मेहरगढ़ का किला। कौन सा? मेहरगढ़ का किला। अब आपसे पूछेगा कि भैया जी मेहरगढ़ का किला कहाँ है? तो मेरे प्यारे गुड्डे गुड़िया, मेरे भाई बहन का आंसर आएगा मेहरगढ़ का किला भैया जी। मेहरगढ़ का किला तो राजस्थान में है। पूछेगा भैया चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला। हाँ जी, मेवाड़ियों की शांति हो। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है भैया? ये भी तो हमारे राजस्थान, जिसकी कैपिटल जयपुर हो जाएगी। जयपुर को क्या बोल रहे हैं भैया? पिंक पैंथर्स, यानी कि गुलाबी सिटी बोल रहे हैं उसे। इतनी बात समझ आई? तो कालिंजर का किला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा आप मुझे बताओ, जो हमारा राजस्थान है उसकी कैपिटल क्या भैया जी? जयपुर। और जयपुर क्यों फेमस है? क्योंकि बच्चा जयपुर में क्या है? जयपुर में क्या है? कबड्डी का हेडक्वार्टर, कबड्डी का हेडक्वार्टर है, जो 2004 में बन चुका था। इतनी बात क्लियर? तो कालिंजर का किला कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। बताओ यूपी में, यूपी का पुराना नाम, ओल्ड नेम। अरे ओल्ड से समझ तो आ रहा भैया जी, लिखने की जरूरत नहीं है। पुराना, पुराना नाम। लिखो संयुक्त प्रांत। क्या लिखोगे? संयुक्त प्रांत। अब इसी संयुक्त प्रांत को इंग्लिश में बोल रहा है बच्चों यूनाइटेड प्रोविंस। क्या बोल देंगे? यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस किस है भैया जी? इसे ही उत्तर प्रदेश के पुराने नाम संयुक्त प्रांत को। इसके अलावा आप मुझे बताओ उत्तर प्रदेश में कितने जिले भैया जी? उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे हमारे 75। कितने? 75। लेकिन भैया एक ना बनने की बात भी तो चल रही है, 76वां। हाँ जी। इसके अलावा आप मुझे बताओ उत्तर प्रदेश में क्या भैया कितने मेले लगे? कुल मेले बहुत पूछे जा भैया जी, कुल मेले कितने लगे उत्तर प्रदेश में? तो लिखो बच्चा 2250। कितने? 2250। इसके बाद में आप मुझे बताओ उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश है सबसे अधिक मेले कहाँ लगे उत्तर प्रदेश में? तो आप जाओगे भैया सबसे अधिक मेलों में जाओगे कहाँ? श्री कृष्ण की जन्मभूमि। अधिक मेले कहाँ? जल्दी बता दो, इतना हिंट तो बहुत है भैया जी। कहाँ? मथुरा। कहाँ पे? मथुरा। तो मथुरा में कितने लगे भैया? मथुरा में तो 86 मेले, और यूपी के सबसे अधिक मेले लगे किसमें से? 2250 में से। इतनी बात क्लियर हुई? तो बताओ मुझे उत्तर प्रदेश में आप फिर, अरे मजा तो आ रहा था, बोलो जी भैया मजा आ रहा है पूरा। जो उत्तर प्रदेश है इसमें ताला नगरी कहाँ है? बड़ी फेमस ताला नगरी कहाँ है भैया? ताला नगरी तो यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया ताला नगरी, तो आप लिखोगे अलीगढ़ में।
क्या भैया जी? अलीगढ़ में, अलीगढ़ में। उसके बाद आप मुझे बताओ उत्तर प्रदेश में, यूपी में कांच नगरी कहाँ है? कांच नगरी कहाँ है? ये जी कांच नगरी है फिरोजाबाद में। और बच्चा फिरोजाबाद में भी चूड़ी फेमस है, गिलास फेमस है, कांच की तो है। हाँ जी फिरोजाबाद। के बाद में आप मुझे बताओ यूपी में ही घी कहाँ का फेमस है? देसी घी सुना भैया? औरैया जाओगे। कहाँ जाओगे? औरैया। इसके अलावा आप बताओ इस यूपी में ही, जो यूपी है इसके अंदर आप मुझे बताओ, इसमें भैया जी नौचंदी मेला कहाँ लगे? अरे गए कोई नौचंदी मेले में? नौचंदी मेला भैया हम तो गए नौचंदी मेले में। कहाँ लगे मेला? नौचंदी मेला, जल्दी बताओ। यो भी भैया जी 18 में। कहे में यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, मेरठ में। कहाँ लगे? मेरठ में। के अलावा और बताओगे तुम मुझे? तो बताओ फिर। जो ये उत्तर प्रदेश है, यूपी में, यूपी में बकरी अनुसंधान कहाँ है? मजा आया भैया जी? बकरी अनुसंधान, हाँ जी भैया, जहाँ पे हम अभी अधिक मेले देख के आए। कहाँ पे देख के आए भैया जी? मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा में। और हाथी अस्पताल भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसी मथुरा में है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई जो लेना है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, गांधी जी ने डैश डैश डैश, क्या बोलो? डैश 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 आंदोलन के लिए क्या भैया चंपारण जिले में अपना सत्याग्रह आंदोलन करा? कहाँ पे करा? मील मजदूर नहीं भैया जी, ये तो कहाँ हो गया था? 1918 में अहमदाबाद में। दैनिक मजदूर, अरे नहीं भैया ये भी नहीं। तो कौन सा? नील कृषि। कौन सा? नील कृषि। तो जो गांधी जी थे, जब नील कृषक हुआ, कारण क्या था भैया जी? कहाँ हुआ था यो? बिहार में। कहाँ? बिहार में। और बिहार का भी कौन सा जिला? लिखो जिला था। अरे अपने बिहार वाले साथियों बताओ बिहार का जिला कौन सा था? भैया जी चंपारण। चंपारण। कौन सा? चंपारण था बिहार का जिला। इतनी बात समझ आई? इसके अलावा आप मुझे बताओ, जो ये बिहार है, इस बिहार की कैपिटल क्या है? तो बताओगे भैया जी कैपिटल बताओ? पटना। अच्छा। तो जो नील कृषि है, इसके लिए महात्मा गांधी जी को बिहार में किसने बुलाया था? लिखो। महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को बिहार में बुलाने वाले, बिहार में बुलाने वाले कौन थे भैया जी? राजकुमार शुक्ल। कौन? राजकुमार शुक्ल। इसके अलावा जो नील की खेती करने को बोल रहा था, इसे बोला गया तीन कठिया प्रणाली। क्या बोलोगे? तीन कठिया प्रणाली। क्यों भैया ऐसा क्यों था? अरे बुड्ढा, तीन कठिया प्रणाली इसलिए बोला गया था कि 3-20, यानी कि जो ओवरऑल इसका एवरेज निकल गया, ओवरऑल करके भैया जी 15% पर, 15% पर नील की खेती होनी चाहिए। कौन बोल रहे थे? ब्रिटिश शख्सियत, ब्रिटिश हुकूमत हमें बोल रही थी। लेकिन इसको आवाज को बुलंद करने के लिए महात्मा गांधी उस दौरान अपनी अपनी लॉ की पढ़ाई, अपनी वकालत की पढ़ाई करके भारत में आए थे। और मेरे साथी, मेरे मित्र, इस बात का पैगाम भिजवाने के लिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को एक लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी। उसमें बोला महात्मा गांधी जी आप बिहार चंपारण आ जाइए, इस अंग्रेजी हुकूमत से अपनी आवाज को बदतर, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए एक बार मिलिए। गांधी जी पहुंचे वहां पर और बिहार में चंपारण में आंदोलन करा, जो आपको 1917 की आवाज देगा। इतिहास में एक 1917 में चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ और नील की खेती के विद्रोह में हुआ। और वही नील की खेती जिसमें तीन कठिया प्रणाली बोल दी गई थी, जिसमें बोल दिया गया था कि 3/20, 15% पर नील की खेती होगी। जो जमींदार थे वो अपनी खेती पर, चाहे उनकी जमीन थी अपनी भारतीयों की, उस खेती पर भी किसका अधिकार कर लिया गया था? उस अंग्रेजी हुकूमत ने बोल दिया था कि इस पर सिर्फ कुछ परसेंट पर हद तक इसमें नील की खेती करनी होगी तुम्हें। लेकिन महात्मा गांधी जी उस बात पर अड़ गए थे। तो बोला था जी, जो वहां के आज के दौरान में हम बोल रहे हैं डीएम, एसडीएम है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उस दौरान में वहां पे भी उनके सामने खड़े हुए थे। तो महात्मा गांधी जी ने उनसे बात करी थी, और उसने जब इंग्लिश में बात करी थी ना, आप जाओगे ना कभी पढ़ना इसके बारे में, तो वहां पे गांधी जी ने भी इंग्लिश में बोला था। और आप लोगों को बताऊं, जब राजकुमार शुक्ल ने वहां पे बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल की भैया मृत्यु होगी, तो वहां पर अंग्रेजी हुकूमत ने क्या बोला कि क्या बिहार में एक शेर जन्मा था क्या? भाई आवाज कौन उठावे था बिहार में? राजकुमार शुक्ल।
तो बोला जी गांधी जो अंग्रेजी हुकूमत थी उन्होंने टिप्पणी करते हुए बोला कि क्या बिहार में एक ही शेर जन्मा था, और जो इनकी मृत्यु के पश्चात जो क्रियाकलाप हो गए एक सनातन धर्म में, उसकी क्रियाकलाप के लिए 180 रुपए भिजवाए थे किसने, अंग्रेजों ने, इसके लिए राजकुमार शुक्ल के लिए। लेकिन नहीं, उन अंग्रेजी ताबूत की कील वालों को समझा दो, एक नहीं ये 1000 योद्धा पैदा होंगे इस भारत में। तो इतनी बात समझ आई। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, या वज्जी चंपा, नहीं भैया चंपा तो नहीं थी, क्या थी, वैशाली। ये तो ब्लैक होगा पेन, एक सेकंड रुको बच्चा, वैशाली थी। वैशाली क्या थी, बहुत जिद्दी थी, क्या लिखोगे, बहुत जिद्दी थी वो। तो बताओ चंपा की राजधानी क्या थी, अंग, लिखते रहो साथ में। कौशल भैया श्रावस्ती, श्रावस्ती। अब कौशल नाम का लड़का वहां बस्ती में रहता था। पाटलिपुत्र, ये जी पाटलिपुत्र की हो जाएगी राजगृह। तो आप बताओ जो हमारे महाजनपद थे, कुल महाजनपद कितने थे, लिखो कुल महाजनपद, क्या लिखोगे बच्चा, कुल महाजनपद, यह कुल महाजनपद थे हमारे 16। अब 16 का जो विभाजन हुआ बच्चा, 16 प्लस 2 में कर दिया गया। मैं आपको बताऊं 16 का जो विभाजन हुआ था किसमें हुआ, 16 का विभाजन हुआ बच्चा, मैं फिर बता रहा, 16 का विभाजन हुआ 14 प्लस 2, क्योंकि जो ये 14 थे इनमें बोला गया राजतंत्र, क्या बोला गुड्डा, राजतंत्र, और इसमें बोल दिया गया लोकतंत्र। और मैं आप लोगों को बताऊं राजतंत्र का मतलब है भैया जी कि राजा का लड़का राजा बनेगा, क्या बोलोगे जी, राजा का लड़का राजा बनेगा। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या वर्तमान 2025 में क्या राजतंत्र है या फिर लोकतंत्र है, तो आप बताओगे भैया जी लोकतंत्र है। तो जो ये 14 महाजनपद थे इनमें बोला गया राजा का लड़का राजा बनेगा, राजा का लड़का क्या बनेगा भैया जी, अब राजा का लड़का क्या बनेगा, राजा। लेकिन जो ये लोकतंत्र थे इनमें क्या करा दिया गया था, चुनाव, यानी कि आम इंसान को चुनने का अधिकार था। और जो ये 2 थे मैं आप लोगों को बताऊं, पहला था वज्जी और दूसरा था मल। क्या बात सही थी, राजा का लड़का नहीं, अरे राजा का लड़का नहीं भैया जी, अब तो वो है जो जितना अध्ययन, जो जितना पढ़ेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। जरूरी नहीं है दोस्त कि राजा का लड़का राजा बने, एक किसान फैमिली से निकला लड़का भी कुछ कर सकता है जीवन में, एक मजदूर का लड़का भी कुछ बन सकता है। ये सब वर्तमान 2025 में, क्योंकि हमारा भारत क्या है, हमारा भारत एक लोकतंत्र, एक डेमोक्रेटिक इंडिया है। तो जो 2 थे इनमें क्या था भैया, लोकतंत्र में क्या होंगे, चुनाव, तो जब चुनाव होंगे हमारा लोकतंत्र में अधिकार है ना किसी को चुनने का, किसी भी नेता को चुनने का, जी भैया। लेकिन राजतंत्र में क्या था बच्चों, राजतंत्र में था कि राजा का लड़का राजा तय है। तो इतनी बात समझ आई। तो कुल कितने महाजनपद है हमारे भैया, 16। तो इसके बाद में लेकिन सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा, आपसे पूछ लेगा, लिखो सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा भैया जी, भैया सबसे बड़ा महाजनपद है मगध। भैया मगध क्यों, समझना थोड़ा सा, मान लो ये मैप है, अब जब ये मैप है इसके आधार पर मैं आपको बताऊं जो महाजनपद सबसे बड़ा कौन सा बताया मैंने आपको भैया जी, मगध। जो ये मगध था गुड्डा, ये यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था भैया, मगध। तो मगध का मतलब है आप जाओगे यहाँ पे भैया जी, यहाँ पे अलग महाजनपद, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अवंती हो जाओगा महेश्वती इसकी राजधानी, यहाँ पे कौन सा भैया जी, कोटली, यहाँ पे कौन सा, अंग। तो ये महाजनपद थे। तो जो मगध था, मगध बीच में सेंट्रोइड पे था, हाँ जी। तो मगध जो था इसलिए मगध को बोला गया क्योंकि चारों तरफ के जो महाजनपद थे वो सब मगध पर इशारा देखते थे, क्योंकि मगध बीच में था, और बीच में ना जो जितना अपना व्यापार कर रहे थे सब, ये इधर वाले इधर वाले, तो मगध के रास्ते से होके जाया करते थे। तो मगध जो था सबसे बड़ा इसलिए बोल रहा है क्योंकि सेंट्रोइड में था, तो जितना भी आयात और निर्यात हो रहा था वो सब मगध से हो रहा था। क्या बोलोगे भैया जी, जितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा था वो सब किससे हो रहा था, मगध से हो रहा था। और मगध एक अपने में सबसे बड़ा महाजनपद के साथ में एक इसकी, जो आपको बताऊं जितने भी आयात निर्यात जो बीच में से होकर गुजरे थे, जैसा आपको बताऊं मैं, मान लो कोई हाईवे है और उससे जाना ही जाना, वही सेम इसका तरीका था कि जितने भी जो इसके अलावा
15 महाजनपद थे वो सब होकर इससे गुजरे थे। तो सेंट्रोइड में कौन सा था? मगध। सबसे बड़ा कौन सा था भैया? मगध था। और मगध पर कितने शासक हुए गुड्डा? भैया मगध पर तो हमारे क्या हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और भैया जी सातवाहन, सिमुक ये सभी तो है। अच्छी, तो आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, मौर्य वंश ने निम्नलिखित में से क्या बोलोगे? मौर्य वंश ने निम्नलिखित में से मगध पर शासन किया, किसने करा था भैया जी? यानी कि मौर्य वंश ने निम्नलिखित में किस राजवंश के बाद? अब मौर्य से पहले कौन थे पूछना चाह रहा, मौर्य ने किस राजवंश के बाद? तो भैया जी सुंग, अरे नहीं ये तो बहुत बाद में। गुप्त नहीं जी, कुषाण नहीं, भैया जी नंद वंश के बाद। के बाद गुड्डा? नंद वंश के बाद। तो इसके संस्थापक बताओ मुझे भैया जी, महापद्मनंद। महापद्मनंद, अरे समझ तो आ रहा मेरे भाई, मजा तो आ रहा है ना, एक बार स्माइल तो कर दो करो। भैया जी सुंग वंश के कौन थे? पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग। गुप्त के कौन थे भैया? श्रीगुप्त, श्रीगुप्त। और कुषाण के? कुजल कुडफिसिस, कुजल क्या कुडफिसिस। अब मैं कुछ मगध के राजवंश लिखवा रहा, लिखो स्टार मार के हम मगध के राजवंश, इन अपने नोट डाउन करो एक बार। तो मगध के राजवंश, पहला लिखो, लिखो पहला। क्या ट्रिक है भैया जी? हंसना, क्या बोलोगे? हंसना मना? हाँ जी। अब भैया जी हंसना मना है क्या? अब किसने कहा? सही कहा ना सही। तो कितने हो गए भैया? 7 वंश है। हंसना मना, सही कहा ना सही, तो ऐसे क्या बना गुड्डा? हर्यक वंश, ऐसे हर्यक वंश। एन से, एस से भैया शिशुनाग वंश, एन से नंद वंश, एम से मौर्य वंश, एस से भैया जी सुंग वंश, के से भैया कर्णव वंश, और एस से क्या है बच्चा? भैया जी एस से हो जाएगा हमारा सातवाहन वंश। क्या बोल दोगे मेरे भाई? सातवाहन वंश। क्या समझ आई भैया? इनके संस्थापक भी तो लिखवा दो साथ के साथ के, तो लिखो अपने नोट्स में, लिखो भैया एक बार दम लगा कर लिखो। भैया जी एच के हर एक वंश के हो जाओगे बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। और गुड्डा जो अपने पढ़े हुए छात्र है ना, एक बार बोल दो ऑफलाइन वाले, भैया जी थ्योरी वाले बिंबिसार का उपनाम क्या लिखवा रखा मैंने आपको? भैया जी श्रेणी, क्या नाम तो उपनाम इनका? तो लिख लो गुड्डा, इसका उपनाम लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी अपने नोट्स में, छेनिक। इसके बाद में बताओ भैया शिशुनाग से कौन थे? भैया शिशुनाग तो थे, शिशुनाग ने अपने नाम पर दर्ज दिया था इस वंश का। हाँ जी। इसके बाद आप मुझे बताओ नंद वंश से कौन थे? बताया ना अभी मैंने आपको, महापद्मनंद, महापद्मनंद। लेकिन अंतिम कौन थे बाबू? घनानंद। और घनानंद के बारे में बता रखा मैंने, चंद्रगुप्त मौर्य से विवाद हुआ था, मौर्य वंश के बताओ। की मैं लिख दूं? चंद्रगुप्त मौर्य, शॉर्ट में लिख रहा बच्चा, चंद्रगुप्त मौर्य। सुंगवंश भैया पुष्यमित्र सुंग, क्या लिखोगे? पुष्यमित्र सुंग। पूछेगा सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग। अब कर्ण वंश से कौन थे भैया? वासुदेव, देवों के देव कौन? महादेव। अरे भैया वासुदेव भी तो बोल सको तुम। सातवाहन वंश से कौन थे? सिमुख, सिमुख, सिमुख। कौन? सातवाहन वंश। क्या मजा आया? तो बताओ मगध महाजनपद पर सबसे पहला वंश कौन था? हर्यक वंश। क्या याद रखोगे? हंसना, हंसना क्या है? हंसना मना है, हंसना मना है, सही कहा ना सही। भैया जी हंसना मना है, क्या बच्चा हंसना मनाना है? बस ट्रिक याद कर लियो, हंसना मना है, सही कहा ना सही। तो ऐसे, ऐसे क्या बना? आइस क्लोज करो। हरेक वंश, एस से कौन भैया? शिशुनाग वंश। एन से कौन? मेरे साथ बोलो, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश। और भैया जी इसके बाद में कौन? सही कहा ना, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। मजा आया? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में हुई थी? तो आप मुझे बताओ जीवक कौन था? जीवक भैया जीवक तो बिंबिसार का लड़का था। कौन था? बिंबिसार का लड़का था। लेकिन किसी रानी का पुत्र था? नहीं जी, किसी भी रानी का पुत्र नहीं था।
तो आप समझ सको फिर इश्क वाली बात आ गई इसमें। तो हाँ जी भैया, इश्क वाली बात आ गई ना। तो जो प्रसिद्ध चिकित्सक था क्या भैया जी, बिंबिसार का लड़का, तो उसका नाम क्या था, क्या था भैया जी, उसका नाम था जीवक। लेकिन अगर बिंबिसार की कितनी रानी थी, आप बात करोगे भैया जी, बिंबिसार की रानी थी 500। कितनी थी गुड्डा भैया जी, 500 रानी थी। लेकिन मुख्यतः शादी किससे हुई थी, 3 रानियों से हुई थी, जिनमें से इनकी पहली पत्नी लिख लो, इनकी पहली रानी, पहली वाइफ लिखो इनकी, पहली वाइफ कौन थी, तब बताओ भैया जी, महाकोसला। कौन, महाकोसला। और मैंने बताया था ना, कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकोसला नाम थे। इतनी बात समझ आई। तो बताओ बिंबिसार, तो इन रानियों में से पहली वाइफ महाकोसला। लेकिन आपको बताऊं, इतिहास के पन्नों में जो जीवक है वो बिंबिसार का लड़का है। लेकिन इस बात की कोई चेष्टा नहीं है किस रानी का पुत्र है, कौन, जीवक। और जीवक ने ही गौतम बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की सेवा करी थी। किसकी, महात्मा बुद्ध की सेवा करी थी, महात्मा बुद्ध की सेवा की, बुद्ध की सेवा की थी किसने, जीवक ने। क्या थे भैया जो एक चिकित्सक था, क्या था, एक चिकित्सक था। इतनी बात समझ आई। तो बिंबिसार किसका लड़का हुआ भैया, बिंबिसार हुआ, इसका जबरदस्त आंसर आना चाहिए भैया, ये हुआ इसका बिंबिसार। भैया बिंबिसार नहीं, बिंबिसार का लड़का कौन, जीवक। तो बिंबिसार का एक लड़का और भी तो था, अजात शत्रु। और अजात शत्रु ने क्या कर दी थी, बिंबिसार की हत्या। समझ आया इतनी बात। और अजात शत्रु का लड़का कौन था, उदयन। और उदयन के इतने 3, कौन कौन से, अनिरुद्ध मुंडा और नागदशक। आओ फिर क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन संविधान से नहीं लिया, इस बात को बहुत पढ़ा करो भैया, नहीं लिया गया। ठीक है, आपकी याद होगा एकदम, परीक्षा में आंसर मार दोगे। इसने बोला क्या, नहीं लिया गया। तो किस चीज को हमने अमेरिका से नहीं लिया, तो बताओ भैया जी, सॉरी ब्रिटेन से नहीं लिया, क्या द्विसदन लिया, हाँ जी। द्विसदन का मतलब 2 सदन पद्धति, हाँ जी। बाइकेमेरियल सिस्टम, क्या बोलो, बाइकेमेरियल सिस्टम, विधि शासन, हाँ जी। ब्रिटेन से लिए भी तीनों, तो ये तीनों तो भैया ब्रिटेन से लिए। क्या बोलो मेरे साथ में, ब्रिटेन से। लेकिन मूल अधिकार कहां से लिया, अमेरिका से। कहां से, यूएसए से। इसके बाद में आप मुझे बताओ कुछ देश, जो हमारे संविधान था, उस संविधान में कितने देशों की सूची बनी थी, कि जो सूची बनाई गई थी वो तो 10 देशों की बनी थी भैया। लेकिन हमने जो अध्ययन करा था वो 60 देशों का करा था, लिखो। संविधान स्रोत में, संविधान स्रोत में क्या बोल देंगे भैया सर, सोर्स। क्या बोल देंगे, सोर्स। संविधान स्रोत में 60 देशों में, क्या बोल दोगे बच्चा, 60 देशों की सूची। कितनों की, 60 देशों की सूची क्रमत की गई थी। लेकिन कितने देशों से लिए हमने, 10 देशों से। बाद में चलकर इन 60 देशों को पढ़ने के पश्चात कुल मिलाकर 10 देश ऐसे थे जिनका हमें संविधान पसंद आया। तो 10 देशों से स्रोत लिए थे। पूछेगा कुल कितने क्रमत बने थे, 60। लेकिन कितनों से लिए गुड्डा भैया जी, 10 से लिए। कितने, 10 देशों से स्रोत लिए। 10 कौन कौन से थे वे, लिखो तो फिर। पहला लिख लो, लिखो। पहला यूएसए, अमेरिका होगा ना बच्चा। दूसरा ऑस्ट्रेलिया, याद रखोगे भैया जी, पहला यूएसए, दूसरा ऑस्ट्रेलिया। तीसरा लिखो भैया कनाडा। चौथा लिखो भैया जर्मनी। पांचवा लिखो बुड्ढा जापान। क्या लिया, विधि के समक्ष समानता जापान से, वो बताऊंगे आपको। छठा लिखो, उसके बाद में रूस। सातवां लिखो ये जी ब्रिटेन। आठवां लिखो भैया दक्षिण अफ्रीका। क्या बोल लोगे मेरे साथ, दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद में नौवां लिखो भैया जी आयरलैंड। क्या बोल लोगे भैया जी, आयरलैंड। और भैया जी नौवां होगा। और 10वां आप लोग बता दो भैया जी कौन सा, फ्रांस। कौन सा बचेगा भैया जी, फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया था गुड्डा हमने,
भैया फ्रांस से लिया था, बंधुत्व तो भाईचारा। तो कितने देशों की सूची क्रमबद्ध हुई थी? 60 की। लेकिन कितने देशों से हमने एक्सेप्ट करा अपने संविधान के स्रोत? जैसे राष्ट्रपति का पद होगा, मौलिक अधिकार होगी, नागरिकता होगी, ये सब हमने भारत देश से तो ले रखे। हाँ जी, कितने देशों से लिए बाबू? 10 देशों से। तो जो 10 देश है ये कौन से भैया जी? ये है ये कौन से? ये वाले। तो इतनी बात समझ आई। तो पहला बोल लोगे भैया यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, रूस, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और फ्रांस। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है। अच्छा, भारत में ग्रामीण, अर्बन एरिया ज्यादा है या रूरल एरिया? अर्बन, ग्रामीण। तो भैया ग्रामीण एरिया है शहरी? आप बताओगे भैया जी हमारे भारत में ग्रामीण ज्यादा है। कितने हैं? ग्रामीण ज्यादा है। कितने परसेंट है? गुड्डा लिखो 68.8%। तो फिर कितने भैया जी? लिखो शहरी। शहरी कितने हुए? लिखो 31.16%। ये क्या है? शहरी है। क्या है बच्चों? भैया जी ये है शहरी। क्या है? शहरी। इतनी बात समझ आई? मजा आया? इसके बाद में बताओ सबसे अधिक ग्रामीण। लिखो सबसे अधिक ग्रामीण। सबसे अधिक ग्रामीण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने? 89.98%। सबसे कम ग्रामीण लिखो। सबसे कम ग्रामीण कहाँ है भैया जी? ये है सबसे कम गोवा में। कहाँ? गोवा। कैपिटल पणजी है। हाँ जी, गोवा में। तो यहाँ पे अधिक क्या हो जाओगे? अधिक शहरी हो जाओगे, है ना? अधिक क्या? शहरी। लेकिन आपसे पूछ ले सबसे अधिक शहरी कहाँ है? क्या बोलोगे भैया जी? सबसे अधिक शहरी कहाँ है? तो लिखो सबसे अधिक शहरी। सबसे अधिक शहरी कहाँ पे? भैया जी ये है महाराष्ट्र। एमएच बोले तो महाराष्ट्र। बोलो मेरे साथ में भैया जी, क्या बोलोगे? एमएच बोले तो महाराष्ट्र। तो सबसे अधिक शहरी कहाँ हुए? भैया महाराष्ट्र में हुए। लेकिन सबसे अधिक ग्रामीण कहाँ लोग हुए? भैया जी वो हिमाचल प्रदेश में हुए। एचपी बोले तो मतलब लिखा तो है बच्चों हिमाचल प्रदेश। तो इतनी बात समझ आई। आओ तो फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरे भाई। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो? वैसे तो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं, वो तो फोन में ही रह जाओगे स्क्रीनशॉट। तो ऐसे करने के बाद साइड से भी अपने नोट्स बना लग रहे हो बाबू। ठीक है, आओ फिर क्वेश्चन नंबर 16 पर। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिक, क्या बोला इसने? नागरिकों के कर्तव्य को संबंधित है? कौन सा भाग? ये जी भाग दो। अरे भैया भाग दो तो नागरिकता है। ये तो नागरिकता है। तो भैया भाग 10 किससे है? बच्चा बताओ एक बार दम लगा के। भाग 10 है भैया जी किससे? एससी एसटी। तो भाग 3 किससे है भैया जी? मौलिक अधिकार। क्या? फंडामेंटल राइट से। मौलिक अधिकार। अरे भाई जब वीडियो देखो बाद में कमेंट तो कर दो। अपने भाई का उत्साह बढ़ाने के लिए इतना तो बनता है यार। मेरे भाई बहन एक बार कमेंट तो कर दो नीचे कि भैया जी मजा आ रहा है। एक बार बाद में जब वीडियो खत्म हो जाए ना उसके बाद कमेंट कर दो अपने भाई को उत्साहित करने के लिए हो। क्योंकि यार अपनी एनर्जी आप हो। यार सच बताऊं दिल से ईमानदारी से, मैं कुछ नहीं हूं आपके बिना। आप हो तो मैं हूं। आप हो मेरी ताकत दोस्त। हम सबकी ताकत आप हो। आप साथ दिया करो अपने भाई का यार। तो बताओ मौलिक अधिकार किसमें भैया जी? हमारे भाग 3 में। क्या बोल देंगे ना भैया? फंडामेंटल राइट। कंटेंट में दोस्त कमी नहीं आने की। फंडामेंटल राइट। जब परीक्षा हॉल से निकलोगे ना, जब परीक्षा हॉल से निकलोगे तो मजा चक दे इंडिया चक दे फट्टे एक जवाब होगा। अविरल भैया ने जो पढ़ाया ना प्रैक्टिस सेट में उससे बाहर कुछ नहीं जा रहा दोस्त। ईमानदारी रखियो, अपने भाई पर भरोसा रख लियो और अपने अंदर ईमानदारी। तो मौलिक कर्तव्य किसमें भैया जी? भाग 4 किसके द्वारा जोड़े गए? लिखो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार
स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा क्या जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य। कितने जोड़े गए थे बाबू? पहले तो बाबू 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, इसके द्वारा ये जोड़े गए 8, लेकिन बाद में चल के कितने हो गए? बाद में 10 मौलिक कर्तव्य हो गए। कितने? 10। फिर यहाँ पे क्या हुआ? आर्टिकल 51A जुड़ा, आर्टिकल 51A जुड़ा। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? लिखो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने? 11। बात समझ आई? अब भैया 11वां कौन सा जुड़ा? लिखो, नहीं लिख लो शॉर्ट में। 11वां 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में शिक्षा का अधिकार। कौन सा? शिक्षा का अधिकार जुड़ा। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निशुल्क शिक्षा। क्या बोलोगे बच्चों? निशुल्क शिक्षा। तो जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा भैया जी? शिक्षा का। कौन सा 11वां भैया जी? शिक्षा का। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के निःशुल्क। तो आप लोग बताओ हमारे वर्तमान 2025 में कितने मौलिक कर्तव्य है? भैया जी 11 मौलिक कर्तव्य। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य। इतनी बात समझ आई? कौन सी समिति लाई थी मौलिक कर्तव्य को? सरदार स्वर्ण सिंह समिति लाई थी। क्लियर इतनी बात बेटा? तो आप मुझे बताओ कुल भाग कितने हमारे? कुल भाग कितने हमारे? ये जी कुल भाग है 22। कितने? 22। इतनी बात समझ आई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर वैदिक काल में क्या बोलोगे भैया जी? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण, वर्ण भी समझ रहे हो, वर्ण मुख्य रूप से खेती पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? कौन सा वर्ण करता था गुड्डा? आप बताओगे भैया जी? वैश्य समाज। कौन सा? वैश्य समाज। अच्छा, जो वैदिक सभ्यता थी उस वैदिक सभ्यता में कितने वर्ण थे? तो लिखोगे 4 वर्ण। तो आओ लिखो, कितने वर्ण थे हमारे? 4 वर्ण थे। कौन कौन से? लिखो, पहला ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कौन सा भैया? क्षत्रिय, वैश्य। कौन सा लिखवाया आंसर में मैंने आपको? वैश्य। और अंतिम शूद्र, शूद्र बोलता है जिसे शूद्र। कितने हैं बाबू? 4 वर्ण है। वर्ण बोले जाति। इसके बाद में आप बताओ हमारा वैदिक काल, जो हमारा वैदिक काल है, अब यो वैदिक काल भी 2 भागों में टूटा। कितने? 2 भागों में। एक तो टूटा गुड्डा ऋग्वैदिक काल। क्या बोलोगे? ऋग्वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल है, मैंने आपको बताया था शायद फर्स्ट सेकंड प्रैक्टिस सेट में, तो ऋग्वैदिक काल कब से कब तक है? इतना मैं लिख रहा, जल्दी बताओ। ऋग्वैदिक काल लिखो भैया, ये है हमारा 1500 से 1000 तक। एक है हमारा उत्तर वैदिक काल। क्या हो बच्चों? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ये कब से कब तक है भाई? ये है हमारा कब से? जल्दी बताओ एक बार भैया जी। ये है हमारा जब 1000 तक बात आ गई ना, 1000 से 600 तक। क्या है? उत्तर वैदिक काल। क्या कंडीशन समझ आई इतनी? भैया जी समझ तो आई। इसके अलावा आप मुझे बताओ, तो वैश्य है भैया, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र। कितने वर्ण है? 4। लेकिन जो मुख्य रूप से खेती और अपने पशुपालन को जो व्यापार करे थे उसका, तो वो कौन करे थे? वैश्य। तो क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट है 18। संविधान सभा की प्रांतीय समिति, संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन सी के? प्रांतीय समिति के। भैया B.R. अम्बेडकर थे क्या? अरे नहीं लाला नहीं भैया, B.R. अम्बेडकर नहीं थे, P.T. नेहरू नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो भी प्रांतियों से मतलब आवेगा, यानी कि किसी भी राज्य को बताने की बात होगी, तो हमारी किससे बात होगी भैया जी? वो बात होगी हमारी किससे? सरदार वल्लभ भाई पटेल से।
इसके अलावा लिखो मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उपसमिति अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भैया जी मौलिक अधिकार? यार लिखा जा ठंड में भैया जी, भी सर्दी मान रहा पहन, अपने हाथ भी बहुत ठंडे ठंडे हो रहे, वो ठंडे। तो मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे बाबू? लिखो कौन? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। और इनकी वाइफ का नाम पता कौन थी? इनकी वाइफ थी सुचित्रा कृपलानी। लिख लो साइड में, इनकी वाइफ का नाम है सुचित्रा कृपलानी। क्यों लिखवा रहे भैया आप इनकी वाइफ? जो सुचित्रा कृपलानी थी ना, ये बच्चा सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश की, यूपी और पूरे भारत की, यूपी की प्रथम महिला, यूपी की प्रथम महिला सीएम थी। कौन थी? यूपी की प्रथम महिला सीएम, बोले तो मुख्यमंत्री थी। इतनी क्लियर बात। और सुचित्रा कृपलानी को प्रेम होगा था किससे? भैया जी जेबी कृपलानी से। और बताऊं आप लोगों को मैं, आश्चर्य की बात यह है, प्रेम अंधा है। और जेबी कृपलानी इनसे 25 वर्ष आयु बड़े थे, के बावजूद भी सुचित्रा कृपलानी ने इनसे प्रेम करा और साथ में शादी की। इसके बाद बताओ जी, अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भैया जी अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष? जल्दी बताओ भैया जी। समिति के अध्यक्ष थे हमारे मुखर्जी साहब। क्या बोलोगे पूरा नाम भैया जी? एच.सी. मुखर्जी। क्या गुड्डा? भैया एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। इसके बाद में आप मुझे बताओ, लिखो ऊपर, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ, क्या लिखोगे भैया जी? तदर्थ झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति। कौन फहराओगे झंडा समिति में? ये जी झंडा समिति कौन? जल्दी बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति, और साथ में उनकी किताब कौन सी थी भैया? किताब थी उनकी, जल्दी जवाब आना चाहिए, इंडियन डिवाइडेड। कौन सी? इंडियन डिवाइडेड। लगातार अपने पद पर 2 बार कार्यरत होने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी बुक कौन सी बता रखी मैंने आप लोगों को पहले भी भैया? बुक है इनकी इंडियन डिवाइडेड। क्या बोलोगे? भारत का बंटवारा, इंडियन डिवाइडेड। लिख लोगे ना भैया? इतनी तो बात समझ आया, मजा आया। आओ फिर क्वेश्चन नंबर किसमें भैया जी? क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर है हमारा, अच्छा बताओ, एक बताओ, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ बता दो आप। संघ समिति के अध्यक्ष, तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे भैया? संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ जल्दी। लिखोगे पीटी नेहरू। कौन? पीटी नेहरू। बोले तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके थे संघ समिति के अध्यक्ष थे। और भारत सरकार में पहले पहले भारत सरकार में कौन थे भैया? प्रधानमंत्री। इनकी किताब का नाम लिखवाया मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में, जाके खोल के देखना अपने नोट्स में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इतनी बात क्लियर? आओ तो फिर, और बच्चे पहले विदेश मंत्री भी यही थे। क्वेश्चन 19, कुल कितने वेदांग भैया जी? क्या बोलोगे? कुल कितने वेदांग है? कितने बाबू? 6। अब वेदांग लिखो 6। जो हमारे वेदांग है ना गुड्डा भैया, वेदांग है हमारे 6। अब जो 6 के 6 वेदांग के एक बार नाम डालो। लिखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। लिखो कल्प। और कल्प के बाद क्या करोगे भैया? ज्योतिष शिक्षा प्राप्त करेंगे हम तो। फिर क्या करोगे? निरुक्त। फिर छंद। फिर क्या करोगे भैया? व्याकरण का ज्ञान भी तो जरूरी होना। अरे भैया जी, व्याकरण भी तो जब भी करेंगे जब हम शिक्षा हासिल कर लेंगे। क्या कर लेंगे बाबू? शिक्षा। तो कितने वेदांग है हमारे भैया? 6 है। तो इसके अलावा आप मुझे बताओ, वेदांग कितने हुए? 6 हुए। और मैंने आपको बताया ना, वेद कितने हमारे भैया? 4 वेद है। तो एक बार आईज क्लोज करो, एक बार बोलो मेरे साथ भैया जी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और
अथर्ववेद लिखना आने की कोई जरूरत तो नहीं है ना भाई। तो बताओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन आज का। और बताओ क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 20 ने बोला भैया जी, किस देश के साथ, क्या बोलोगे, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल लाइन डिनोट करते हैं, बताओ भैया। नेपाल? नहीं भैया जी, नेपाल तो नहीं है। पाकिस्तान? अरे नहीं भैया जी। चीन? बोलोगे भैया बांग्लादेश, अपना ही तो बच्चा है, अपना ही तो हिस्सा है ये भी। कौन कौन अपने हिस्से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये अपने ही तो है। विभाजन के बाद में अखंड भारत था ना हमारा जब, और अखंड भारत के बाद में कितने देश अपने बच्चा बनकर निकले, 3। बोलो जी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नाम लेना गलता ना उसको तो, पाकिस्तान का। तो बताओ फिर ट्रिक लिखो, बचपन में भी ये क्या लिखोगे, ये जी बचपन में क्या कर ली हमने, बीए कर ली। तो कितने देशों के साथ हमारी लाइन सीमा करे, तो 20 से क्या बना, बांग्लादेश। क्या बना बच्चा, बांग्लादेश। तो 20 से लिखेंगे बांग्लादेश। और जैसे किंगकॉन्ग, क्या, चाइना। 20 है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की कैपिटल बताओ मुझे आप इतने जल्दी से, इस्लामाबाद है। क्या है बच्चा, इस्लामाबाद है। न से क्या बनेगा भैया जी, न से बचपन में, न से नेपाल। और इसके बाद में बताओ, मैं से म्यांमार। क्या बोलोगे, म्यांमार। और बी से भैया भूटान। क्या, भूटान की कैपिटल थिम्पू। और ए से अफगानिस्तान। क्या बोलोगे भैया जी, अफगानिस्तान। कितनी बात समझ आई आपके, क्या लिखे तो भैया जी, अफगानिस्तान। लेकिन जो बांग्लादेश है उसके साथ बच्चों सीमा कितनी साझा करे, भैया लिखो 4069। क्या बोलोगे, 4096। कितनी, 4096। लेकिन बांग्लादेश की आप मुझे बताओ भैया जी, इसकी क्या बोलोगे भैया जी, राजधानी क्या है, इसकी कैपिटल क्या है भैया। यूपी पुलिस 2024 में कैपिटल ही पूछी गई, तो लिखोगे ढाका। क्या बोलोगे, ढाका। और यहाँ की करेंसी क्या है, लिखो मुद्रा क्या है यहाँ की। और जब अपने भारत का पार्ट है तो भारत की मुद्रा डॉलर या रुपया, भैया जी रुपया। क्या लिखोगे, रुपया है। इतनी बात समझ आई आपके या नहीं आई। तो नेपाल का पशु बताओ मुझे क्या है, भैया जी राष्ट्रीय पशु बहुत कुछ है यार। और सनातन धर्म किस पशु को पूजा जाता है, जल्दी बताओ भैया जी, गाय। क्या है, गाय यहाँ का। इसके बाद बताओ पाकिस्तान की कैपिटल क्या है भैया जी, कैपिटल लिखो तो फिर इस्लामाबाद। क्या लिखोगे, इस्लामाबाद। चीन की बताओ मुझे भैया जी, चीन की बताओ, कौन, मुद्रा बताओ यहाँ की क्या है, युआंग। हाँ जी। तो बताओ साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। और आगे क्वेश्चन नहीं है, एक बार देख लो बोर्ड पर, आप देखना चाहते हो तो अपने नोट्स बना रहे हो ना, प्रीफर कर रहे हो नोट्स को, मजा आ रहा है आपको, नहीं आ रहा जल्दी बताओ एक बार। तो बाद में कमेंट कर दो करो भाई, अपने भाई का उत्साह बढ़ाने के लिए। तो मिलते हैं साथियों, घर में सबको नमस्ते बोलना। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।